देखिएगा, तो मैं एक बेसिक जानकारी दे रहा हूं आपको छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारे टॉपिक आप यहां पर क्लियर करेंगे। लगभग 40 से 42 टॉपिक इसके अंदर आते हैं, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में। इसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज बांटेंगे पहले, ठीक है। तो देखिएगा, अगर सामान्य तौर पर मैं बात करूं तो पहले एक राज्य के बारे में थोड़ा सोच कर देखिएगा कि राज्य क्या है, राज्य की परिकल्पना क्या होती है, किसे हम राज्य कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिएगा, राज्य हम किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारे परिभाषा के तौर पर अगर हम राज्य की बात करते हैं ना, तो राज्य की परिभाषा हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 में लिखा गया है, ठीक है, कि भारत जो है एक राज्यों का समूह होगा, ठीक है, और जिसमें क्या क्या चीज शामिल होंगी। तो बेसिक तौर पर हम 3 से 4 चीजों को शामिल करते हैं इसमें, ठीक है। पहला, सामान्य तौर पर देखिएगा, एक राज्य की सामान्य परिभाषा की बात करें तो राज्य जो है ना, ये कहां पे लिखा गया है, तो आर्टिकल 12 में लिखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 12 में बताया गया है कि राज्य क्या होगा, इसकी परिभाषा आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल में याद रखिएगा कि सामान्य तौर पर अगर हम राज्य बोलें तो एक होता है पहला वहां की जनसंख्या, ठीक है, सामूहिक रूप से जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार, ठीक है। सरकार का मतलब यहां पर क्या क्या चीजें हैं, तो सरकार का मतलब जो होता है वो होता है संसद, राज्य विधानसभा या विधानमंडल, और उसके बाद प्राधिकरण, स्वशासित इकाइयां, स्वशासित इकाइयां, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, यानी कि देखिए सरकार के अंदर क्या क्या चीज आती है, संसद आ जाता है, ठीक है, राज्य का विधानमंडल आता है, प्राधिकरण आता है, स्वशासित इकाइयां आती हैं और अन्य सरकारें आती हैं, ठीक है। इन सब को हम मिलाकर क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। मतलब राज्य का एक परिभाषा जो संविधान में लिखा गया है वो ये बोलता है कि राज्य की एक जनसंख्या होगी, एक क्षेत्रफल होगा और उसकी एक सरकार होगी, उसको चलाने के लिए एक सरकार होगी, ठीक है। जनसंख्या का मतलब वहां के लोग या निवासी होंगे, निवासी के साथ साथ वहां का एक क्षेत्र होगा जिसको आप कह सकते हैं कि ये सीमा रेखा किसका है, इस फलाने राज्य का है, ठीक है। तो हम राज्य की परिभाषा जो संविधान में लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि राज्य में, ठीक है, राज्य में एक जनसंख्या होगी, एक क्षेत्रफल होगा और साथ ही साथ उसकी एक चलाने के लिए उसको सरकार होगा और उस सरकार के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडल, प्राधिकरण, स्वशासित इकाइयां और अन्य सरकारें साथ होंगी, ठीक है। इनको सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे, ठीक है। तो एक राज्य की सामान्य परिभाषा हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं संसद की, तो बेसिकली संसद कहां होता है, तो केंद्र सरकार को हम संसद कहते हैं, ठीक है। यानी संसद बेसिकली क्या करता है, तो हमारे केंद्र, देखिए ये पूरा भारत जो है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे राज्य से बटा हुआ है, लेकिन इसकी एक सरकार है, ठीक है। यानी इसकी एक सरकार मतलब जो दिल्ली में बैठते हैं, ठीक है, जो दिल्ली का जो क्षेत्र है यहां पर हमारा केंद्र सरकार होता है, ठीक है। तो देखिए जितने प्रकार की सरकार की बात की जाती है, जितने प्रकार की सरकार हो, एक केंद्र सरकार हो गया, राज्य में हमारा राज्य सरकार होगा, ठीक है। अब आप इस प्राधिकरण का मतलब होता है कि राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कोई नियम, कोई पॉलिसी जो कि जिसका, ठीक है, उसको प्राधिकरण कहते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए आपने सुना होगा हमारे क्षेत्र में, ठीक है, खासकर जो आपका यहां पर मैकल श्रेणी क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो मुंगेली वाला जो क्षेत्र है, यहां पर मुख्य जनजाति रहती है बैगा जनजाति। हाँ, तो बैगा जनजाति का जो क्षेत्र है ना, इसके लिए कवर्धा में बैगा जनजाति प्राधिकरण बनाया गया है, यानी इनके लिए अलग नियम कानून है, ठीक है। यदि ये शिकार करते हैं तो इनको कोई भी घटना नहीं होगी, मतलब सरकार इनके विरोध में कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अगर सामान्य मनुष्य अगर कोई शिकार करता, कोई जानवर को मारता है तो उसको केस हो जाएगा, वो अंदर चला जाएगा, जेल में चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं कि जब कोई नियम कानून किसी विशेष जनजाति के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए अलग प्रकार से बनाई जाती है तो उसे हम कहते हैं प्राधिकरण, ठीक है। तो ये प्राधिकरण हो गया। स्वशासित इकाइयां क्या होती हैं, वह इकाइयां जो अपने आप को खुद से स्वशासन में चलाती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप सामान्य तौर पर इसकी बात करेंगे तो देखिए जिला पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, ये सभी क्या स्वशासित इकाइयां हैं, ठीक है। इनका स्वशासन कैसे होता है, तो यहां पर एक अध्यक्ष होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है। कलेक्टर होगा, जिला में कलेक्टर होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर जनपद में कौन होता है, तो जनपद पंचायत अध्यक्ष होता है और सीओ होता है यहां पर प्रशासनिक मुखिया, ठीक है। ग्राम पंचायत में कौन होता है, तो ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या है, यहाँ इन क्षेत्रों में शासन किया जाता है, इसको स्वशासन इकाइयां कहा जाता है। अब ये ग्रामीण क्षेत्र का स्वशासन इकाइयां हैं। अगर नगरीय क्षेत्र में आएंगे तो आप बोलेंगे नगर निगम, ठीक है।
नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ये हो गया शहरी क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सामूहिक रूप से एक राज्य के अंदर की इकाइयां कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अन्य सरकारों में बहुत सारी सरकारें आती हैं, छोटे छोटे किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। ये सरकारें, अन्य सरकारें में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हर राज्य का अपना अपना एक पॉलिसी होता है, ठीक है। जैसे आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर में 370 चलता था, ठीक है। तो इसकी सरकार अपने ही तरफ से काम करती थी अलग तरीके से, तो उसमें छोटी छोटी इकाइयां जो बनाई गई थी वो अन्य सरकारों में शामिल होती थी। उसी प्रकार आपका जो ये पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है, यानी पूर्वी उत्तर पूर्वी का जो क्षेत्र, ये स्टेट है, इनकी अपनी सरकारें अपने तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरीके से मिला हुआ है। यहां पर जो है 371 चलता है, ठीक है। यहां 370 था, इनको मिला है 371, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अलग अलग क्षेत्र का, अलग अलग राज्य का अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे राज्य को क्या वैल्यू मिली हुई है? तो हमारा राज्य जो है, याद रखिएगा, हमारा राज्य जो है इस प्राधिकरण में एक सामान्य राज्य के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। तो इस पूरे प्राधिकरण में हम एक राज्य की जब परिभाषा लेते हैं तो इससे सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम भारत के राज्यों की बात करते हैं तो कुल राज्यों की संख्या या सामान्य राज्य या हमारे यहाँ जो राज्य हैं वो दो प्रकार के हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के राज्य कैसे कहते हैं हम लोग? तो पहला राज्य होता है एक सामान्य राज्य होता है, जहां पर एक सरकार होगा, ठीक है, सामान्य तौर पर राज्य सरकारें होंगी, और जहां पर देखिए, हम लोग जब राज्य की बात करेंगे तो यहां पर आएगा कि हमारे पास दो प्रकार की राज्य होती हैं, एक सामान्य राज्य और एक केंद्र शासित राज्य, ठीक है। तो सामान्य राज्य की जब बात करते हैं हम लोग, तो सामान्य राज्य की संख्या हमारे यहाँ कितनी है? 28, ठीक है। और केंद्र शासित राज्यों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है? 8, ठीक है। अब इस केस में याद रखिएगा कि सामान्य राज्य क्या होता है या सामान्य राज्य किसे कहते हैं। तो देखिएगा, जहां पर सरकार यानी मुख्य तौर पर विधानमंडल हो, ठीक है। विधानमंडल क्या होता है बेसिक? तो देखिएगा, राज्य की स्वयं सरकारें होती हैं, ठीक है, जिसमें हम विधानसभा और विधान परिषद, ये दो इकाइयां मिलकर राज्य को चलाती हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा के अंतर्गत और विधान परिषद के अंतर्गत ये दो प्रकार की जो संसद है, ठीक है, सभा है, काउंसिल कहते हैं हम इसको। तो ये राज्य के अंदर पाई जाती है। जैसे आप केंद्र सरकार में देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है। ये दो ऐसे बॉडी हैं जो सरकार को चलाती है या सरकार जिससे बैठकर पूरा काम करती है। उसी प्रकार राज्य के अंदर भी विधानमंडल होता है, जहां पर दो बॉडी होती है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो जो विधानसभा होता है, ठीक है, और विधान परिषद जो होता है, जहां पर ये दोनों प्रकार के जो बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, अगर ये दोनों जगह पर है तो उसको विधानमंडल कहते हैं। और जहां पर नहीं है, जैसे हमारा राज्य क्या है, यहां पर केवल एक ही प्रकार का बॉडी है, ये विधानसभा ही है, ठीक है। यहां पर हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानमंडल में दोनों बॉडी मिलते हैं, इसको बाइकैमरल स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो पूरे भारत में सिर्फ 6 प्रकार के ऐसे स्टेट हैं जहां पर ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। बाकी सोचिए, अगर 6 प्रकार के हैं मतलब 22 प्रकार के ऐसे राज्य हैं जहां पर केवल सिंगल बॉडी है, यानी कि विधानसभा ही है, ठीक है। तो ऐसे केस में याद रखिएगा कि जो राज्य होता है उस राज्य में, ठीक है, विधानसभा हो, और विधानसभा का दो प्रकार से सिस्टम हो। देखिए, विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में जो 3 काम होते हैं या 3 इसकी बॉडी जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर बनता है आपका विधानसभा, ठीक है। ये 3 बॉडी से मिलकर बनता है आपका विधानसभा। विधायिका का काम क्या है? याद रखिए, कानून बनाने का काम ये करता है, ये कानून बनाता है, ठीक है, ये कानून बनाता है। विधायिका मतलब क्या है? कानून बनाने वाली प्रक्रिया पूरी तरीके से विधायिका जो होती है ये कानून निर्माण करता है। अब उस कानून का निर्माण तो हो गया, उसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो इंप्लीमेंट करना या लागू करने का काम करता है कार्यपालिका, ठीक है। तो यहां पर जो है कार्यपालिका जो होता है इसको लागू कराता है, यानी कि कानून को लागू कराता है, ठीक है। और इसके सभी के संबंध में अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है जो विधायिका के ऊपर काम करने की बात आती है तो राज्यपाल उस पर कार्य करता है या हस्ताक्षर करता है। क्योंकि जब भी याद रखिए, कानून तभी कानून बनता है जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है विधानसभा होना, अपने आप में कार्य करना, एक सामान्य राज्य का परिचय होता है, ठीक है। कि सामान्य राज्य कैसे हुआ, तो सामान्य राज्य में ये सारी प्रक्रिया चलेगी तभी जाकर इससे सामान्य राज्य कहलाएगा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर यह प्रक्रिया तो होती है, उसके बावजूद वो केंद्र शासित है, ठीक है। तो ऐसे राज्य का नाम जो है याद रखिएगा, जो ऐसे 2 राज्य हैं, एक है आपका दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, ठीक है,
तो वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सामान्य राज्य के होते हुए भी वो केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि वहां पर ये बॉडी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर केंद्र शासित है, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा है आपका यहां पर है पुदुचेरी, यहां पर भी विधानसभा होता है, यहां भी मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है यहां पर आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो दो ऐसे राज्य याद रखिएगा जो कि केंद्र शासित होने के बावजूद जो है किस तरीके के होते हैं, सामान्य राज्य की तुलना में देखी जाती है, क्योंकि यहां पर विधानसभा होता है, ठीक है, विधानसभा का सिस्टम चलता है, यहां पर मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये सामान्य बात हो गई, यानी सामान्य राज्य के बारे में एक सामान्य बात हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिएगा केंद्र शासित राज्य की बात करें तो इनकी संख्या होती है 8, और इस पे जो शासन प्रणाली होती है वो राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहलाती है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली यहां पर चलती है, ठीक है। अब इसकी प्रयोगिता क्या होती है, इसे किसे कहते हैं, केंद्र शासित राज्य क्या होता है, समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर ना तीन बातों को समझिएगा, ठीक है। देखिए सामान्य राज्य की तीन परिकल्पना मैं आपको बताया कि एक बॉडी होनी चाहिए, कॉमन बॉडी, जिसकी शासन का प्रक्रिया होना चाहिए। दूसरा एक बॉडी याद रखिएगा इसमें कि इसका अपना एक अर्थव्यवस्था हो, यदि अर्थव्यवस्था अपना ठीक से नहीं होगा, अब मान लीजिए यहां पर कुछ लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ की एक कॉमन बात करता हूं मैं, तो छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, यदि छत्तीसगढ़ जो है अपने आप को चलाने योग्य नहीं है, ठीक है, यहां पर ना कोई खनिज संसाधन है, ना वन संपदा है, या किसी प्रकार का ऐसा कोई तत्व है या क्षेत्र है जिससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसको फंड की जरूरत पड़ेगी, और फंड की जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा फंड, सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी। अब केंद्र सरकार जब वहां पर देना फंड चालू कर देती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उसको शासित करने लगती है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के तौर पर भी ये देखा जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हालांकि अर्थव्यवस्था के तौर पर भी देखा जाता है, और चूंकि ये भारत से दूर है इसलिए भी इसको देखा जाता है। देखिए एक बात और याद रखिएगा, तो पहला तो एक चीज क्लियर हो गया अर्थव्यवस्था के तौर पर कैसे देखा जाता है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, यदि अगर हम लोग सैनिकों की बात करते हैं, ठीक है, तो सैनिक जो होते हैं ये केंद्र सरकार के पावर से चलते हैं, ठीक है, राज्य सरकार का कोई सैनिक नहीं होता है। मतलब आपने कभी नहीं सुना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास ये इतने सैनिक हैं, कभी नहीं, क्योंकि हमारे जो पॉलिसी है, संविधान को लिखते समय यह बताया गया था कि हमारे किसी राज्य के पास कोई सैनिक नहीं रख सकता। हाँ, वहां की सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा होगी, लेकिन सैनिक व्यवस्था नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उसका पावर किसके पास चला गया, केंद्र सरकार के पास। तो याद रखिएगा जब सुरक्षा की बात आएगी तो सुरक्षा के बाद भी आएगी, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, भारत से बाहर है, जल्दी आक्रमण करके यहां पर इसको जीता जा सकता है। तो ऐसे केस में केंद्र सरकार यहां पर क्या करता है, अपने क्षेत्र में शासित करता है इसको, ताकि कोई इस पर आक्रमण करके या सैनिक व्यवस्था को डिप्लॉय कर दिया जाता है, यहां पर लागू कर दिया जाता है कि पूरी तरीके से सैनिक व्यवस्था हो, और ऐसे केस में कोई भी इस पर आक्रमण करके या युद्ध करके इसको छीन नहीं सकता, ठीक है, इस क्षेत्र को। और उसी प्रकार आपका लक्षद्वीप भी बाहर है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र खासकर याद रखिएगा जो भारत के भूमि से जुड़े हुए नहीं है, उनको केंद्र शासित प्रदेश में रखा जाता है, ताकि उसे कोई और ज्यादा मतलब आक्रमण करके या किसी भी तरीके से उसे ले ना सके, ठीक है। और उसके अलावा और कौन से राज्य को लिया जा सकता है केंद्र शासित में, तो याद रखिएगा ऐसे राज्य, भारत के ऐसे राज्य जो कि पहले किसी अन्य राज्य के अंदर शासित होते थे, जैसे आपका गोवा, ठीक है, तो गोवा भी पहले केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में धीरे धीरे इसको सामान्य राज्य के तौर पर लाया गया, ठीक है। उसी प्रकार आपका गोवा के अलावा जो है और कुछ कुछ क्षेत्र है, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, आपका चंडीगढ़ क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ऐसे राज्य याद रखिएगा, गोवा हो गया, गोवा जो है आपका पुर्तगालों के अंदर अंतर्गत आता था ये, ठीक है, यानी पुर्तगाल जो है यहां पर रहते थे, गोवा के क्षेत्र में पूरी तरीके से शासित किए हुए थे, ठीक है। उसी के अलावा जो है पुदुचेरी जो क्षेत्र है आपका फ्रांसीसी लोग के अंतर्गत आता था। तो ऐसे राज्य जहां पर पहले किसी अन्य राज्य के द्वारा या अन्य देश के द्वारा शासित किया जाता था क्षेत्र को, उसको भी अगर हमने अपने अंदर मिलाया तो हमने उसको केंद्र शासित पहले बना दिया था, ठीक है। लेकिन गोवा धीरे धीरे नॉर्मल हुआ, तो नॉर्मल होने के बाद उसे हम सामान्य राज्य बना दिए हैं, ठीक है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हमने ये यहां पर भी किया है कि इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्र को केंद्र शासित बना के रख दिया है, ताकि यहां पर बहुत बार ऐसा होता था कि लगभग जो है आक्रमण होता रहता था लगातार, दूसरे देश पाकिस्तान के साथ, हाँ, लगातार आतंकवादी गतिविधि होता था। तो ऐसे केस से बचने के लिए हमने अपने सैनिक, चूंकि देखिए अगर आप सामान्य राज्य है तो बार बार आप सैनिक नहीं भेज सकते वहां पर, वहां के राज्य के जो लोग हैं वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इसमें। तो अगर आप केंद्र शासित बना देते हैं इसमें, तो अब आप सैनिक रख सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पर। यही कारण है कि पहले देखिएगा सैनिकों को पत्थर मारा जाता था वहां पर, आज जो है ये सब कुछ बंद हो गया है, ठीक है। तो स्थिति इसीलिए सुधारने के लिए केंद्र शासित प्रदेश उसको बना दिया जाता है, और अधिक से अधिक फंड जो है केंद्र सरकार के द्वारा वहां दिया जाता है, ठीक है। तो एक सामान्य बात होगी, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो होता है याद रखिएगा, तो अर्थव्यवस्था के आधार पर और एक कॉमन सरकार की बॉडी के आधार पर हम सामान्य राज्य और केंद्र शासित राज्य में बांटते हैं चीजों को, ठीक है। तो दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि सामान्य राज्य क्या होता है और केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनाया जाता है या राज्य कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा
अब तो ये बात हुई छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। तो सामान्य राज्य में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कौन से क्रम पर आता है, इसकी क्या क्या गतिविधियां हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आप क्या क्या चीजें को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर से वापस मैं इसके टॉपिक्स पर लेकर आता हूं। तो देखिएगा, राज्य के बारे में आपने समझ लिया है। अब इसके बाद देखिएगा, राज्य की जब बात करें हम लोग, तो राज्य का प्रशासन जो है दो जगह से चलता है, एक विधानमंडल के तौर पर, ठीक है। तो विधानमंडल के अंदर मैंने बताया था आपको कि विधानमंडल के अंदर दो चीजें आ जाती है, एक आपका विधानसभा और एक विधान परिषद, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि सभी राज्यों में ये दोनों बॉडी नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ 6 राज्यों में ही है और बाकी में आपका केवल विधानसभा चलता है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर यह स्थापित होता है कि किसी क्षेत्र का जो विधानसभा होगा, ठीक है, और विधान परिषद होगा, तो विधान परिषद उसकी जनसंख्या पर ही निर्भर करेगा और साथ ही साथ विधानसभा पर निर्भर करेगा कि वो चाहेंगे तो उस क्षेत्र में विधान परिषद स्थापित किया जा सकेगा, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं इसके विषय बिंदु पर बात करूं तो देखिए, सबसे पहले ना एक बात याद रखिएगा, इसमें आप कितने सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं पहले वो फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आप छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पर पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसके बाद भूगोल को पढ़ने के बाद आप छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, और उसके बाद आप पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का, देखिए सबसे पहले आपको भूगोल पढ़ना है, भूगोल के बाद आप अर्थव्यवस्था को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है छत्तीसगढ़ का, वर्तमान में कितना बिलियन डॉलर इसकी कमाई होती है, इस क्षेत्र में इसका जो जीडीपी है वो किस लेवल का है, ठीक है, बाकी राज्यों की तुलना में कहां पर हम स्थायी होते हैं, ठीक है, ये सारे बिंदु आप यहां पर पढ़ेंगे। इसके बाद जो है, जैसे ही छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप यहां पर आप सामान्य तौर पर देखिए, सामान्य तौर पर क्या पढ़ा जाता है, तो सामान्य तौर पर यहां पर साहित्य पढ़ा जाता है, ठीक है, ताकि आप साहित्य के तौर पर भी जान सकें कि हमारे यहाँ जो है कितने लोगों को क्या पुरस्कार मिला हुआ है, साहित्य की स्थिति क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो साहित्य है वो इतिहास को बताता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर साहित्य को, छत्तीसगढ़ के साहित्य को पढ़ेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का कला, ठीक है, कला और साहित्य हालांकि एक साथ ही पढ़ने वाले हैं आप यहाँ पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ की कला और छत्तीसगढ़ का जनजाति, ठीक है, और उसके बाद आप पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है, और उसके बाद आप पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का प्रशासन, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रशासन। ये सारे बिंदु जो है यहां पर शामिल होंगे। और इसके अलावा जो है कुछ विशेषताएं, मतलब कुछ विशेष तौर पर आप छत्तीसगढ़ के सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं भूगोल की, तो देखिए भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत यानी भूगोल के अंतर्गत आप सबसे पहले जिले का गठन या घटनाक्रम पढ़ते हैं सबसे मुख्य बिंदु पर, ठीक है, यानी आप ये पढ़ने वाले हैं यहां पर कि छत्तीसगढ़ के जिले का गठन किस क्रम पर हुआ है, आज वर्तमान में 33 जिले कैसे आए, मतलब इनका इतिहास क्या रहा है 33 जिलों का, ठीक है, इन 33 जिलों के बारे में आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है, चूंकि एक राज्य है, राज्य का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है, और साथ ही साथ जब भी ये राज्य किसी अन्य राज्य के साथ या अन्य देश के साथ कोई संधि या समझौता करता है, तो किस प्रकार से प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करता है, वो सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। जितने प्रकार के प्रतीक चिन्ह है, हमारी जो पहचान है, उन सभी बिंदुओं को हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति और विस्तार क्या होता है, यानी छत्तीसगढ़ जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितने क्षेत्र पर है, और साथ ही साथ ये पृथ्वी पर कहां पर है, यानी पृथ्वी पे लोकेट कहां पर है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका जो पृथ्वी का जो लोकेशन है, पृथ्वी जो है उसमें हम भारत के अंदर कहां पर है, ठीक है। तो इसका स्थिति और विस्तार आप यहां पर पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो है भौगोलिक सीमा रेखा, यानी हम ये बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ को चारों तरफ से कौन कौन से राज्य से घिरा हुआ है, और साथ ही साथ इसके कितने जिले हैं जो अन्य राज्यों को स्पर्श करते हैं, यानी लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट और बाउंड्री शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट को आप यहां पर पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के 33 जिलों में, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि 11 जिले हमारे कैसे हैं, लैंडलॉक्ड हैं, और 22 जिले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों को टच करते हैं, ठीक है। तो इनके क्रम पर आप यहां पर इन सारे टॉपिक को पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए सामान्य परिचय में आप पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये हमारा 26वें क्रम का राज्य है, ठीक है। जैसे 25 नंबर पर गोवा बना, 26 नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ बना है, 27 नंबर पर आपका उत्तराखंड बना है, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर पर आपका झारखंड बना है, 29 नंबर पर तेलंगाना बना है, ठीक है। तो 29 राज्य तो थे हमारे, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाने के बाद आपके 28 राज्य हो गए वापस, ठीक है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम, ये आपका जीएस टाइप का वैल्यू हो गया, जीके जिसको बोलते हैं जनरल नॉलेज, ठीक है। आप इसमें पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चीजें क्या क्या है, महिला पुरुष, ठीक है, पुरस्कार किसको प्रथम बेस में मिला है, हमारे प्रशासन में कौन कौन व्यक्ति हैं जो प्रथम रूप से स्थापित हुए, क्योंकि देखिए हमारा जो राज्य है इसको बने हुए अभी कितने साल हुए, केवल 23 साल हो रहे हैं, ठीक है। तो 23 साल के क्रम पर हम उन व्यक्तियों को याद रखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्य स्थान ग्रहण किए पहले नंबर पर, उनको हम यहाँ पर वैल्यू करते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण संबंधी तिथिक्रम, यानी छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ है कैसे उसके तिथिक्रम को याद रखते हैं, कौन कौन सी घटना घटी और कैसे 23 साल पहले छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये बनकर तैयार हुआ, इस पूरे इतिहास को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद संभाग, जिला, तहसील और विकास खंड के बारे में हम पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो संभाग है, कितने संभाग, जैसे 5 संभाग है, 33 जिले हैं, तहसीलों की संख्या 235 हो गई है, विकास खंड 146 है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक्स नॉलेज को यहाँ पर कवर करते हैं और उनके साथ जो है हम यहाँ पर एक एक टॉपिक को कवर करेंगे कि तहसीलों की संख्या में कितने, किस जिले में कितने तहसील हैं और उनका नाम क्या क्या है, ठीक है, कहां कहां पर स्थायी है और उन तहसील की वैल्यू क्या है आज। ठीक है, इसके बाद जो है यहां पर इस विकासखंड व्यवस्था के साथ ही आप इसके अंदर देखिएगा, इसके बाद भूगोल की सबसे मुख्य बिंदु होती है कि छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना पढ़ते हैं। ठीक है, यानी इस समय पढ़ते हैं जियोलॉजिकल, यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के गहराई के क्षेत्र पर, यानी छत्तीसगढ़ के जो गहराई का क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि चट्टानों की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, तो ये कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का जो सरफेस एरिया है, ये किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है यहाँ पर, ये सारे बिंदु हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और साथ ही साथ किस प्राकृतिक विभाजन का क्षेत्र है ये, यानी इस क्रम पर छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि ये जो क्षेत्र है आपका, इसे हम पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं, ये वाला हिस्सा, ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहलाता है, ये हिस्सा कहलाता है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, और इस हिस्से को कहते हैं हम लोग दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो देखिए इससे एक बात पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है, ठीक है, जैसे इसका नाम है पठार, आप बोल दिए इसको पठार बोल रहे हैं, दंडकारण्य का पठार, ये मैदानी क्षेत्र हो गया। तो अगर आपसे एक बात पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया क्या होगा, तो पठार में तो कोई रहेगा नहीं ज्यादा, तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कि मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, ये सारे क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को काम करना आसान लगता है, यहाँ के क्षेत्र में थोड़ा मुश्किल होता है। कोई भी रेलवे अगर आप देखेंगे, रेलवे रूट देखेंगे, तो आपको सबसे ज्यादा रेलवे रूट इस बीच में मिलेगा। ठीक है, हाँ, बाकी यहाँ पर रेलवे रूट फिर कहीं कहीं पर आपको रेलवे स्टेशन कुछ नहीं मिलेगा, ना रेलवे रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका ये जसपुर पाट प्रदेश, इसको कहते हैं जसपुर पाट प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, सबसे छोटा एरिया है, लेकिन ये पाट प्रदेश का हिस्सा है, क्योंकि ये छोटा नागपुर के पठार से कनेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर जो ऊंचाई होती है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा क्षेत्र यही वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ऊंचा क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। ठीक है, तो जसपुर एक ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है, लेकिन अगर आप जसपुर जिले की बात करेंगे तो वहां पर सर्वाधिक बारिश हो रही है, और स्थान की बात करेंगे तो नारायणपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, स्थान के तौर पर अबूझमाड़ आता है, जिले के तौर पर आता है आपका जसपुर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने मिलेगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के पर्वत, पठार और पाट प्रदेश यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे आप इस पे। ठीक है, और देखिएगा इसके बाद आप जब पर्वत, पाट, पठार पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ की मिट्टियां पढ़ेंगे, कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो सामान्य तौर पर 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट का डिटेल आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि जलवायु जो है किस प्रकार से पाई जाती है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जलवायु कैसी होती है। ठीक है, हमारे यहाँ जो जलवायु है, तो खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ धान का खेती ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सभी बिंदु आप यहाँ पर पढ़ेंगे, और नदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करता है, कितनी प्रकार की नदियां हैं। ठीक है, मुख्य नदियां का तौर क्या है, और उसी नदियों से हमारा जलप्रपात बनता है। ठीक है, तो वाटरफॉल आप पढ़ने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, और इसके बाद नदियों में प्रमुख बांध परियोजनाएं और एनीकट आप पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पानी को संरक्षित रखने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए, या फिर अन्य क्षेत्र में नहर निर्माण के लिए या पानी का प्रयोग करने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारे बिंदु इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं, ये सभी भूगोल के टॉपिक हो गए। इसके बाद देखिएगा, अब जैसे ही आप सिंचाई में आते हैं तो ये हो गई इसकी अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है आपका अर्थव्यवस्था की स्थिति। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में सिंचाई, कृषि, ठीक है, तो कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारे बिंदु आएंगे इसमें। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र और वन्यजीव संपदा, खनिज संपदा, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास केंद्र, छत्तीसगढ़ में उद्योग, छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसा है हमारे यहाँ का, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में पत्र पत्रिकाएं और जनसंचार, छत्तीसगढ़ में शिक्षा और छत्तीसगढ़ में ऊर्जा। ठीक है, ये सभी बिंदु जो है ऊर्जा संसाधन के साथ हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे बिंदु आएंगे इसके अंदर। अब इसके बाद देखिएगा राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं, तो मैंने बताया आपको कि आप इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रशासन और विभिन्न बोर्ड एवं आयोग। ठीक है, जैसे महिला आयोग हो गया, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, ऐसे बहुत सारे आयोग के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे कि कौन अध्यक्ष है, कौन पहला अध्यक्ष था, अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये सभी बिंदु इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, और प्रशासन के तौर पर तो आप यहाँ पर पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में, ठीक है, मुख्यमंत्री के बारे में, विधानसभा के पदाधिकारियों के बारे में। ठीक है, ये सभी आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं प्रशासन में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां पर सामाजिक स्थिति के तौर पर जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में लोक कला एवं संस्कृति। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, तो लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक कथाएं, ठीक है, लोक चित्रकला, लोक कलाकार, सम्मान, लोक परंपराएं, धर्म, संस्कृति और प्रमुख मेले।
ठीक है, ये सभी बिंदु इसमें पढ़ेंगे आप छत्तीसगढ़ के अंदर। तो आप समझिए 2 महीने का पूरी क्लास जो कंप्लीट होगा, इसमें सारे बिंदु को आप कवर करेंगे और एक अच्छा सिस्टम तैयार कर लेंगे अपने दिमाग पे कि क्या क्या चीजें छत्तीसगढ़ में चलती हैं और छत्तीसगढ़ की स्थिति वर्तमान में कैसी रहेगी। ठीक है, ये सारे बिंदु को पढ़ने के बाद आपको एक बात समझ में आएगा कि एग्जाम के लिए आप कितना प्रिपेयर हो चुके हैं, तैयार कितने हो चुके हैं। अगर आप एग्जाम में आप बैठते हैं तो उसके बाद किस लेवल पर जा चुके हैं आप। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आप जनजाति विशेष जब पढ़ेंगे तो इसमें सेम चीजें जो आपने ऊपर देखा, लोक कला, लोक संस्कृति, उसमें आप जनजाति के बारे में पढ़ेंगे कि जनजाति विशेष के तौर पर छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं और इसमें इनकी उप जनजाति होती है 161। ठीक है, इतनी जनजाति और प्लस उसकी उप जनजाति जो है आप इसमें पढ़ेंगे और इनके जीवन को जीने का तरीका यहाँ पर देखेंगे कि ये जीवन में कैसे जीते हैं, अपने जीवन का तरीका कैसे रखते हैं, संस्कृति किस प्रकार की रखते हैं, साथ ही साथ इनका जो जीवन है, ठीक है, कैसे लय मुक्त चलता है और ये सामान्य समाज से कैसे अलग कट कर चलते हैं। ठीक है, मतलब ये देखिए हम जनजाति इनको कहते जरूर है लेकिन इनका अपना एक जीवन परिवेश है। ठीक है, और उस जीवन परिवेश के तहत जो है ये सामान्य समाज से अलग कट कर चलते हैं और ऐसे कारण से इनके जीवन का जो स्थायित्व है वो थोड़ा अलग चलता है। इनका विचारधारा अलग होता है, इनकी संस्कृति अलग होती है, इनकी वैल्यू अलग होती है अपनी संस्कृति को लेकर। ठीक है, तो उसी प्रकार हम उसको साथ इसको जोड़कर देखेंगे कि हमारी समाज से कैसे ये अलग होते हैं और इनकी संस्कृति से हमारी संस्कृति किस प्रकार अलग अलग है। ठीक है, ये सारे बिंदु आप यहां पर देखेंगे। इसमें लोक कला, लोक नृत्य, लोक गान सब कुछ आ जाता है इनका। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कला साहित्य की बात करेंगे। कला साहित्य में आप साहित्य, छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार पढ़ने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में अलंकरण पुरस्कार जो है हर साल जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है हमारे अलग अलग क्षेत्रों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों को पुरस्कार दिया जाता है जैसे कि बिलासाबाई क्योटिन सम्मान। ठीक है, तो ऐसे चंदूलाल चंद्राकर सम्मान, ऐसे बहुत सारे सम्मान है, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर अलंकरण पुरस्कार में। ठीक है, और इसके बाद लास्ट बिंदु जो है हमारा, हम अंतिम बिंदु को पढ़ते हैं जनगणना को। ठीक है, तो जनगणना जो है यहां पर आप पढ़ेंगे 2011 के संबंध में और वर्तमान संबंध में कि वर्तमान में क्या स्थिति है हमारे छत्तीसगढ़ के स्थिति के अनुसार। ठीक है, तो ये सारे बिंदु आप छत्तीसगढ़ के टॉपिक में पढ़ेंगे और सारे बिंदु पढ़ने के बाद आप ये बात समझ पाएंगे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति वर्तमान में क्या है और कैसे एक राज्य जो है अपने आप को बाकी राज्यों के समक्ष जो है अपने आप में स्थित होता है और अपने आप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो सारे वैल्यू को आप यहां पर कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के संबंध में। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं इस पे। ठीक है, क्लियर है सारी चीज। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा परिचय था एक सामान्य बेसिक टॉपिक्स पे। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ में। देखिए अब हम लोग छत्तीसगढ़ को जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ का नामकरण। ठीक है, तो उससे संबंधित कहानियां, उससे जुड़े हुए लोक कथाएं, उससे जुड़े हुए जितने भी जनश्रुति हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे आया। ठीक है, इसमें 3 बातों को हम ध्यान देंगे। पहला ध्यान देंगे कि छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग कब किया गया है। ठीक है, यानी इसके नाम का प्रयोग कौन कौन से काल में कब कब हुआ है। जैसे पूछा जाएगा आपसे कि गुप्त काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा रामायण काल में उसका नाम क्या था, महाभारत काल में क्या था, ऐसे बहुत सारी जगहों पर आप इसको देखेंगे। तो सबसे पहले चूंकि एक बच्चे का जन्म होता है तो हम उसके नामकरण पे जाते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में स्टार्ट करेंगे हम उसके नामकरण से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें प्रयोग के साथ साथ साक्ष्य, कौन कौन से एविडेंस हमको प्राप्त होते हैं छत्तीसगढ़ के नामकरण से। ठीक है, और अंत तौर पर हम देखेंगे इससे जुड़े हुए लोक जनश्रुति। ठीक है, मतलब इससे पता चलेगा हमको कि कौन कौन से जगह पर छत्तीसगढ़ के संबंध में क्या क्या कहानियां हमको मिलती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही करते हैं, इतने टॉपिक से हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है।